को चलिए लास्ट में क्या बताई थी, स्कैटरिंग। प्रकीर्णन में क्या क्या लिखवाया है? एक तो तुम्हें बताया था रंग। आसमान में किसी भी चीज के बारे में एक रंग आए तो उत्तर क्या दे के आना है तुमने? प्रकीर्णन। और प्रभाव पूछे तो कौन सा याद रखना है? टिंड। ये हमेशा दिमाग में फिट रखना। नंबर 2 पॉइंट कि अगर टिंडल प्रभाव के बारे में ये पूछे कि ये प्रकीर्णन का प्रभाव सबसे पहले किसने बताया, तो उत्तर क्या तुम्हारा? राडे। और उसका पूर्ण जो अध्ययन दिया है वो किसने दिया है? जिगमोंडी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पुलिस के एग्जाम में कि जो तुम्हारे पास पावर्ड माइक्रोस्कोप से जो प्रकीर्णन का टिंडल प्रभाव उल्लेखित किया या उसको एक्सप्लेन किया वो बंदा कौन था, तो उसका नाम है जिगमोंडी। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये प्रकीर्णन परिघटना होती है ये कौन से कणों से होती है, तो उत्तर क्या तुम्हारा? कोलाइडी कण। और अगर टिंडल प्रभाव भी पूछे कि कौन से कणों से होता है तो भी उत्तर क्या तुम्हारा? कोलाइडी कण। ठीक है, वैसे ही हमने एक केस पढ़ा था दूध और पानी का कि दूध जमा पानी आए तो वो चीज क्या है? पायस। और उसके कण क्या कहलाते हैं? कोलाइडी कण। ठीक है, वो कोलाइडी विलयन है। अब उसमें क्वेश्चन क्या आता है कि दूध के ऊपर अगर प्रकाश गिराया जाए कि लाइट इंसिडेंट ऑन कोलाइडल सोल ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो देन बायलैटरल साइड विजिबल एट राइट एंगल, तो कलर सीन टू बी कि अगर हम पार्श्व से लंबवत देखें तो उसकी सतह का रंग कैसा दिखेगा तुम्हें? नीला सफेद, यानी ब्लूइश व्हाइट। ठीक है, ये तो था लाइट इंसिडेंट का, यानी प्रकाश गिराया जा रहा है। और अगर प्रकाश क्या किया जाए? गुजारा जाए, तो उसका रंग कैसा दिखता है? लाल। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। पहला ये था कि आपके पास इस दूध और पानी के मिश्रण पर प्रकाश क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है। कि जब प्रकाश गिराया जा रहा है तो आपके पास जो आप राइट एंगल से देखेंगे और पार्श्व होता है लेटरली, कि लेटरली देखने पर इस सतह का जो रंग है वो आपको कैसा दिखाई देगा? तो आपको यहाँ जो रंग दिखेगा वो कैसा दिखेगा इस सतह पर? दूध और पानी के मिश्रण का। तो कैसा रंग बताया तुम्हें? ब्लूइश व्हाइट, यानी नीला सफेद। ये तो कहानी कब है? जब आप प्रकाश क्या कर रहे हो? गिरा रहे हो। तो प्रकाश गिराने पर कि दूध और पानी की सतह पर प्रकाश गिराया जाए, तो प्रकाश गिराने पर आप कैसे देख रहे हो? पार्श्व लंबवत देख रहे हो। आप जो यहाँ बैठे हो आप लैटरली और कैसे देख रहे हो? लंबवत, यानी परपेंडिकुलर और नॉर्मल दोनों कह सकते हो। ठीक है, तो रंग कैसा दिखाई देगा सतह पर? नीला सफेद। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हम इस गिलास पर इस लाइट को पूरी तरह से क्या कर दें? अब पास कर दें कि जब प्रकाश गुजारा जाए तो क्या होगा? तो बैटरी आप क्या करें? इस दूध की सतह पर ही ले आएं और फिर आप उसमें से लाइट क्या करेंगे? पास करेंगे। तो आपके पास इसका रंग कैसा दिखेगा? तो ये दूध और पानी का मिश्रण है। अब आप इसमें से क्या कर रहे हो? प्रकाश गुजार रहे हो। अब आपके पास लाइट ट्रांसमिट हो रही है। तो अब आपने याद रखना है कि प्रकाश गुजारने पर, और आप अगर क्या देखेंगे? लैटरली पार्श्व देखेंगे, तो आपको कैसा दिखेगा इसका रंग? लाल। बस 2 ही बिंदु याद रखने हैं, चौथा याद नहीं रखना। ठीक है, तो आपके पास रंग अब जो आएगा वो कैसा होगा? लाल। ऐसे ही है कि मानव रक्त, कि मनुष्य का जो खून है, ब्लड है, रुधिर है, वो आपके पास कैसा विलयन होता है? ये भी बताया था मैंने कल आपको। हाँ, कि मानव रक्त है वो विलयन कैसा है? कोलाइडी। कैसे कह दिया अभी हमने इसको कोलाइडी? क्योंकि कोलाइडी विलयन तो तब बनता है कोई चीज पानी में मौजूद हो। तो हमारे रक्त में ज्यादातर पानी ही तो है। कैसे पता चला पानी है? तुम बता पहलवान, हमारे रक्त में पानी ज्यादा कैसे? हमने कैसे कह दिया? खून निकलता तो पानी थोड़ी निकलता है। लाल रंग का खून निकलता है तो पानी कहां रह गया? ज्यादा मात्रा होती पानी की है। कैसे? ये तो पूछेगा अगला। क्योंकि रक्त के 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं?
रक्त के दो हिस्से होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कण, यानी प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, यानी रक्त कणिकाएं, ये दो हिस्से होते हैं। यानी जो प्लाज्मा बांटा जाता है वो कितने प्रतिशत होता है? 55। और जो आपके पार्टिकल्स होते हैं 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पीएलटी, ये होते हैं 45%। तो और जो 55% प्लाज्मा है उसमें से ही पूछा जाता है कि पानी कितना होता है। 90 से 91% पानी होता है उस 55 में ही। तो 55% का कितना हिस्सा पानी आता है? तो कितना हिस्सा होता है? 90 से 91%। तो यानी सबसे ज्यादा मात्रा रक्त में अगर पूछी जाए तो किस चीज की होती है? पानी की होती है। ठीक है, फिर आपके पास यही टैग लगता है कि फिर हमने इसको कोलाइडी विलयन कैसे कह दिया? क्योंकि मानव रक्त जो है, मानव रक्त में ज्यादातर चीजें जो बैठी होती है वो किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। प्रोटीन जमा अगर पानी ले लें तो क्या बनता है तुम्हारे पास? कोलाइडी विलयन ही तो बनता है। इसीलिए मानव रक्त क्या होता है आपका? कोलाइडी विलयन होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का एक रूप आपके रक्त में डॉक्टर चेक करते हैं जब तुम्हारे रक्त का द्रव्यमान आंका जाता है किसमें? ग्राम पर डीसी में, डीएल में। ठीक है, तो वो क्या चीज होती है आपकी? हेमोग्लोबिन। तो यानी आपके रक्त में जब रक्त की जांच की जाती है तो मुख्य तौर पर कहा जाता है ना कि बोले खून कितना? बोले 12 ग्राम। आंका जाता है ना ऐसे कि खून कितना? बोले 12 ग्राम। तो तुम्हें कैसे लगा 12 ग्राम ही खून आदमी में? तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किस हिसाब से मापी जाती है? डेसीलीटर के हिसाब से, कि 1 डेसीलीटर ब्लड के अंदर इतने ग्राम क्या होता है आपका? हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो वो हेमोग्लोबिन जो बैठा है, हेमोग्लोबिन अपने आप में क्या चीज होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, और जब ये प्रोटीन है तो प्रोटीन पानी में बैठी है, तो प्रोटीन जब पानी में बैठी हो तो विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन। तभी तो तुम अगर लाइट अपने हाथ पे मारते हो और दूसरी साइड से देखते हो तो रंग कैसा दिखता है? श्वेत प्रकाश जब गुजारा जाएगा तो श्वेत प्रकाश गुजारने पर मानव अंग, जो मनुष्य के अंग हैं, मानव अंग रंग प्रदर्शित करते हैं। रंग कैसा प्रदर्शित करते हैं? लाल। और कैसा लाल करते हैं? चमकीला लाल। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो हेमोग्लोबिन घूम रहा है वो कैसा हेमोग्लोबिन आपका? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तभी वो लाल है। प्योर हेमोग्लोबिन का रंग कभी लाल नहीं होता, याद रखना। तो हेमोग्लोबिन कैसी स्थिति में बैठा है? ऑक्सी। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है आपका। ऑक्सी प्लस आपके पास HB है, तब उसका चमकीला लाल है। और अगर कहे शुद्ध हेमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध HB का रंग पूछ लेता है बायोलॉजी में कि शुद्ध जो हेमोग्लोबिन है का रंग कैसा होता है? अभी कि प्योर हेमोग्लोबिन कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स हैव टू बी कलर, तो ऑलवेज बी वॉयलेट, बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी होता है। ये बातें मैं बहुत बार लिखवाता हूँ, जहां ये क्वेश्चन टैग जरूर होता है वहां जरूर बताता हूँ। और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जब हेमोग्लोबिन लाल रंग प्रदर्शित करता है तो कब करता है? ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि वो ऑक्सीजन से संलग्न हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड से संलग्न हो, या वो कोई प्रोटीन से संलग्न हो, या आपके पास वो शुद्ध रूप में हो। तो चमकीला लाल कब होता है? जब वो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, तब उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। और अगर पूछे कि शुद्धतम हेमोग्लोबिन का रंग क्या है तो उत्तर क्या याद रखना है तुमने? वायलेट याद रखना है, बैंगनी याद रखना है। ठीक है, तो ये हुई कोलाइडी विलयन का प्रकीर्णन। तो कोलाइडी विलयन के 3 खास रोल पूछे जाएंगे तुमसे कि प्रभाव हो तो याद रखना है टिंडल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, परिघटना पूछे तो उत्तर क्या याद रखना है? प्रकीर्णन। और अगर क्वेश्चन आए कि इनके अंदर कण कौन से होते हैं तो उत्तर तुम्हारा कोलाइडी कण है, ये याद रखना है। ठीक है, अब आपके पास जो परिघटना आती है, प्रकीर्णन इतना ही है। अब इसके बाद आती है विक्षेपण, क्योंकि ये भी रंग से जुड़ी हुई है कि प्रकीर्णन के बाद जो केस उठता है वो कौन सा उठता है? विक्षेपण। विक्षेपण को हम डिस्पर्जन कहते हैं। और विक्षेपण करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? ये बातें आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए। विक्षेपण पैदा करने वाली चीज जो इंस्ट्रूमेंट होता है
वो क्या होता है? बहुत बार लिखवाया भी है मैंने। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो विक्षेपण पैदा करता है? बताओ। प्रिज्म। क्या होती है? प्रिज्म। कि विक्षेपण जो पैदा करेगा, कि विक्षेपण पैदा करने वाला उपकरण, विक्षेपण पैदा करने वाला उपकरण, इंस्ट्रूमेंट विच ओरिजिनेट डिस्पर्जन फिनोमेना, तो विच इज बी कॉल्ड एज प्रिज्म, कि उसका नाम क्या आपका प्रिज्म है। विक्षेपण का अर्थ क्या है? कि श्वेत प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित करना। कि किसी प्रिज्म के द्वारा, कि जो भी आपके पास प्रिज्म है, कि किसी प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को या सफेद प्रकाश को, कि आपके पास जो लाइट है जिसमें आप देख रहे हो वो कैसा प्रकाश है? व्हाइट लाइट। कि किसी प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को उसके 7 वर्णों में, उसके 7 वर्णों में या वर्ण क्रम में विभाजित करना, क्या कहलाता है आपके पास? विक्षेपण कहलाता है। यह फिनोमेना सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट लाइट स्प्लिटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर बी नोन एज डिस्पर्जन हेल्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन टू बी प्रिज्म। कि प्रिज्म के द्वारा व्हाइट लाइट को उसके 7 वर्णों में या 7 रंगों में विभाजित करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? विक्षेपण। अब विक्षेपण में होता क्या है? विक्षेपण में रंगों के साथ जब प्रिज्म से चीज गुजरती है तो क्या होता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये मैंने आपको लिखवाया था एक दिन। प्रिज्म से जब प्रकाश आता है तो आपके पास इस तरीके से बंटवारे होते हैं। ये था, और इसको मैंने जब लिखा था तो उल्टा लिखना है। ये क्या है? विबग्योर। ठीक है, तो विबग्योर उल्टा छापना है। नीचे से कहां चलना है? ऊपर। यानी नीचे से ऊपर। ये क्या बता रहा है? नीचे से ऊपर क्यों लिखा जाता है, ये दिमाग में होना चाहिए तुम्हारे। क्योंकि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरकर कौन सी परिघटना को अंजाम देता है? विक्षेपण। तो वहां प्रकाश की रंगों की तरंग दैर्घ्यों के साथ क्या चीज हो जाती है? विचलन। तो ये जो चीज मैंने लिखी है कोण, क्योंकि प्रकाश आना तो चाहिए था सीधा, पर क्या होता है? प्रकाश मुड़ जाता है। मुड़ जाता है तो कोणीय मान पे मुड़ रहा है। तो एक का कोण क्या है? कम, और एक का कोण क्या है? ज्यादा। मतलब एक तो क्या ज्यादा मुड़ रहा है और एक क्या मुड़ रहा है? कम। तो जो ज्यादा मुड़ रहा है उसका विचलन ज्यादा है, और जो कम मुड़ रहा है उसका विचलन कम है। तो यानी ज्यादा कौन सा रंग मुड़ रहा है? बैंगनी। कम कौन सा मुड़ रहा है? लाल। तो बस ये चीज क्या होती है जो बीच में लिखी है, इसे आपने याद रखना है, विचलन। कि प्रिज्म में जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है या तरंगें जो होती है उनका एक तरह से मुड़ना या आपके पास डेविएट हो जाना क्या कहलाता है? डेविएशन। उसे बोलते हैं विचलन। अब विचलन कौन से रंग का ज्यादा नजर आ रहा है तुम्हें? जिसका झुकाव सबसे ज्यादा है। कौन से का झुकाव सबसे ज्यादा है? बैंगनी। और सबसे कम किसका है? लाल। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब आपका श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, कि जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो विचलन सर्वाधिक होता है। तो विचलन किस रंग का सर्वाधिक होता है? तो किस रंग का सर्वाधिक होता है? बैंगनी। जो विचलन है, जो डेविएशन है, बी मैक्सिमाइज फॉर विच कलर? तो वो कौन सा कलर होता है आपके पास? वायलेट होता है, बैंगनी होता है। और कौन से रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो विचलन सबसे कम किसका होगा? रेड का। कि विचलन सबसे कम होता है, कि विच कलर डेविएशन बी मिनिमाइज और लिस्ट, वो कौन सा कलर होता है आपके पास? रेड। अब कई बच्चे क्या याद रखते हैं? सिर्फ विबग्योर शब्द याद रखते हैं, तो विबग्योर उल्टा पढ़ा जाता है। वैसे तो हम विबग्योर सीधा पढ़ रहे हैं,
लेकिन जब प्रिज्म के लिए लिखोगे तो हमेशा क्या याद रखना है तुमने, उल्टा याद रखना है। उल्टे का कारण क्या है, सामने लिख रखा है मैंने, विचलन। ठीक है, विचलन के लिए जब भी शब्द आएगा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाए तो किस रंग के प्रकाश का विचलन कम और किस रंग के प्रकाश का विचलन क्या है सबसे ज्यादा। दो शब्द तो ये हो गए। और ये परिघटना कौन सी होती है, ये याद रखना अपने, विक्षेपण। और जब प्रकाश सीधा जा रहा है और प्रकाश मुड़ जाता है तो उनके बीच का ये गैप, यानी ये जो अंतर है, कोण जो बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, विचलन कहते हैं। ठीक है, तभी यहां क्वेश्चन बनता है कि आपके पास जो लाइट होती है, स्टॉपिंग सिग्नल होते हैं, वहां पे रेड लाइट का प्रयोग स्टॉप के लिए क्यों किया जाता है। ये मैंने एक दिन पहले भी लिखवाया था क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा। जो मैंने टैग लिखा है वीबग्योर, ये एक दिन पहले भी बताया था आपको, अगर याद हो तो, क्योंकि हम पढ़ते बहुत कम है। तो वीबग्योर में जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, वायलेट से कहां जा रहे हो, रेड। ये किसके आधार पे बना रखा है हमने, तीन बातें लिखवाई थी तुम्हें जब EMW स्पेक्ट्रम लिखवाया था, कि जब तुम बैंगनी रंग से किस रंग की बढ़ रहे हो, लाल रंग की ओर, तो जो चीज घटती है और जो चीज बढ़ती है, ये दो बातें लिखवा रखी है, यही तो याद रखनी है। घटने वाली चीज क्या होती है, एक तो आवृत्ति, और जहां आवृत्ति घटती है वहां क्या घटती है, ऊर्जा। और बढ़ने वाली चीज एक ही होती है, क्या, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि रेड लाइट जो होती है वो स्टॉपिंग सिग्नल और डेंजरस सिंबल के लिए क्यों यूज होती है, क्योंकि लाल रंग का जो विचलन है वो क्या होता है, सबसे कम, और उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा। यही रीजन याद रखना है, किसके लिए, रेड लाइट के लिए। तो लिख लो कि खतरे के निशान के लिए, यानी फॉर डेंजरस सिग्नल, खतरे के निशान के लिए, कि खतरे की निशानदेही करनी हो, खतरे के निशान के लिए, कि साइन फॉर डेंजर। और दूसरा क्या याद रखना अपने पास, रोकने के लिए, स्टॉपिंग सिग्नल, कि आपके पास रुकने के लिए, कि रोकने या रुकने के लिए, चौराहे की बत्ती के लिए, कि जो रुकने के लिए जो चौराहे की बत्ती होती है उसके लिए कौन सा कलर यूज होता है, लाल। ठीक है, कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है, लाल रंग होता है। और आपसे पूछे कि लाल रंग होने का कारण क्या है, तो दो कारण याद रखने हैं। पहला कारण क्या बताया है कि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इट्स वेवलेंथ बी मोर, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण विचलन क्या होता है इसका, सबसे कम। तो विचलन क्या होती है, कम। तो इसलिए ये रंग आपको कहां तक दिखाई पड़ता है, दूर तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यही कारण होता है। कभी देखा होगा ट्रेन में चढ़े होंगे या ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जब आप देखते हो तो दोनों ट्रेन के ट्रैक के बीच में एक लाल रंग की झंडी खड़ी कर दी जाती है। तो वो किस लिए की जाती है, ट्रेन के रोकने के लिए, कि जब लोको पायलट दूर से देखेगा भी हाँ वे क्लियर नहीं है, वे क्लियर नहीं है, तो वो गाड़ी रोक लेगा। और जैसे ही वो क्या है, झंडी वहां से हटा दी जाएगी, तो इसका मतलब वे क्या आपका क्लियर है, अब वो गाड़ी ला सकता है। ठीक है, तो ये सिंबल इसीलिए यूज किए जाते हैं। तो इसीलिए स्टॉपिंग सिग्नल है या खतरे के निशान के लिए है या रोकने का जो संकेत है वो हमेशा कौन से रंग का यूज होता है, लाल। कारण क्या है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा, विचलन क्या होता है, कम, दिखाई क्या पड़ता है, आसानी से, बस। ठीक है, ये कहानी थी तुम्हारे पास किसकी, विचलन की। इसमें कई चीजें और भी है, प्रिज्म का खेल और भी बहुत सारा है, वो हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आता है विवर्तन। एक तो है विवर्तन और दूसरी चीज है व्यतिकरण। दो पॉइंट याद करो कि विवर्तन और व्यतिकरण ये दोनों प्रकाश के कौन से गुण पर निर्भर करते हैं, कि प्रकाश के कौन से गुण पर निर्भर करते हैं। ये बताओ भाई, कि एक तो है विवर्तन और दूसरा है व्यतिकरण, प्रकाश के कौन से गुण पर निर्भर करते हैं, कि दे आर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट।
कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है प्रकाश की जिस पे ये दोनों निर्भर करेंगे। ये बात अपन ने पहले पढ़ी है। व्यतिकरण मैंने बताया ध्वनि में भी। और विवर्तन, विवर्तन क्या होती है? डायफ्रैक्शन। विवर्तन होती है आपके पास डायफ्रैक्शन। और व्यतिकरण क्या चीज होती है आपके पास? इंटरफ्रेंस। लेकिन नाम होने से क्या होता है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता होना चाहिए डायफ्रैक्शन होती क्या है, यानी विवर्तन होता क्या, तो तुम्हारी नॉलेज की वैल्यू है। यानी नाम लिखने से, मीडियम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस, विवर्तन और व्यतिकरण, ये प्रकाश के कौन से गुण पर निर्भर करते हैं? हमेशा याद रखना, तरंग गुण पर, यानी वेव नेचर पर, कि दे आर बेसिकली डिपेंड्स अपॉन वेव नेचर, कि तरंग जो गुण होता है उस पर निर्भर करते हैं। और तरंग गुण के बारे में सबसे पहले जो उल्लेख किया वो किस बंदे ने किया? ये मैंने लिखवाया था कि प्रकाश के तरंग होने का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है ना, उसने तो कण होने का उल्लेख किया है। कि तरंग होने का जो उल्लेख किया है, बोला तावड़ आएगा तो हाँफजेगा, तो हाइजन, तावड़े में तरंग, क्योंकि तरंग ज्यादा होती है ना तावड़े आदमी में, ठीक है। और तावड़ा तावड़ा चलेगा तो हाँफेगा तो हाइजन। तो तरंग होने का जो उल्लेख सबसे पहले किया है वो किसने किया है? हाइजन ने किया है, ठीक है। और जो तरंग की सैद्धांतिकी दी है वो किस बंदे ने दी है? ये भी मैंने लिखवाया था कि तरंग की जो होने की प्रकृति या उल्लेख का जो खेल पैदा करता है बंदा, वो आपका हाइजन के एक्सपेरिमेंट आते हैं 12वीं क्लास में, ठीक है, वेव थ्योरी के ऊपर। और इसकी तरंग होने की जो सैद्धांतिकी दी है ये भी लिख डालो कि इसकी जो सैद्धांतिकी है, कौन सी सैद्धांतिकी है, यानी थ्योरी, कौन सी थ्योरी थी? लिखवाई थी तुम्हें EMW थ्योरी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वैद्युत चुंबकीय तरंग सैद्धांतिकी। ये किसने दी थी आपके पास? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये मैंने पहले लिखवा रखी है कि जो सैद्धांतिकी देने का काम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, वो तो किया जैसी मैक्सवेल ने। और इसके तरंग होने की पुष्टि सबसे पहले अगर लेके आया कोई, तो बंदा कौन था? वो आपके पास हाइजन, ठीक है। अब विवर्तन होता क्या है? यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यहां से कोई प्रकाश स्रोत है और यूं प्रकाश जा रहा है, तो प्रकाश क्या होता है? यहां पे भी चलता है प्रकाश, और प्रकाश यहां पे भी चलता है। कि जैसे आप टॉर्च मारोगे धुंध में, तो एक तो सीधी फोकस लाइट जा रही है, उसके अलावा थोड़ा चानना ऊपर और क्या है, नीचे और हो रहा है उसके, कि जो लाइट जा रही है बीम, उसके अलावा दो अलग चानने और नजर आते हैं तुम्हें, तो वो हल्का चानना है। तो जो इस प्रकार से हल्का चानना जो नजर आता है, वो आपकी कौन सी परिघटना होती है? विवर्तन। यानी किसी तीक्ष्ण वस्तु या वस्तु के किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन। तो ये क्वेश्चन आता है, लिख लो कि प्रकाश का किसी तीक्ष्ण किनारे वाली वस्तु, तीक्ष्ण किनारे वाली वस्तु से टकराकर मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। तो हमारे पास कि कोई भी वस्तु है जो तीक्ष्ण किनारे वाली है और उससे प्रकाश टकराकर क्या हो जाए? मुड़ जाए। तो जैसे ये है कि यहाँ पे शार्प एज थे, यहाँ और यहाँ प्रकाश जाना था सीधा, लेकिन कुछ प्रकाश कहाँ मुड़ गया? यहाँ अंदर, और कुछ प्रकाश ऊपर भी क्या मुड़ गया? अंदर। तो ये जो प्रकाश का मुड़ना है, कहाँ पे? तीक्ष्ण किनारों पे, या किसी वस्तु की सतह से टकरा के अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा खेतों में डाणियां होती है, रात को गाड़ी आती है पीछे से, ठीक है, अंधेरा है बिल्कुल, तो तुम्हारे आंगन में भी चानना हो जाता है जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो तुम्हें वहां भी रोशनी नजर आती है। तो वो रोशनी कहाँ से है? गाड़ी तो पीछे है। तो यानी प्रकाश क्या? कुछ मुड़ के अंदर आ रहा है। तो वो मुड़ के जो प्रकाश अंदर आ रहा है, वो गुण कौन सा उसका? तरंग। ऐसे तरंगे मुड़ के अंदर जाती है।
तो यानी ये किनारों से प्रकाश का मुड़ना किस गुण के कारण है? तो गुण कौन सा याद रखना तुमने? तरंग। और किनारों से जब मुड़ के अंदर जाता है या किसी दूसरी दिशा में बंटता है तब गुण क्या, आपकी परिघटना कौन सी होती है? विवर्तन। और ये निर्भर किस पे करती है? हमेशा याद रखना, तरंग पर। उसके बाद आता है व्यतिकरण, ये लिख लो। इसमें वैसे फिनोमिना बहुत तगड़े हैं। विवर्तन में हमने वो नहीं पढ़ने, मैक्सिमा और मिनिमा भी बनते हैं। जैसे ब्लेड नहीं होती कि ब्लेड से प्रकाश गुजारे तो आपको प्रकाश के कुछ स्क्रीन पे अगर एनालाइज किया जाए, ये एक्सपेरिमेंट होते हैं ग्रेजुएशन क्लास और 12वीं क्लास में, ये कब पढ़ाए नहीं जाते, ठीक है? क्योंकि ब्लेड से प्रकाश गुजारो और अंधेरे में एनालाइज करो, जैसे मैंने अभी बताया है। तो एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें क्या है, छोटे से बिंदु से प्रकाश गुजारा जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, उसमें चीजें नजर आती है, ठीक है? मैंने एग्जाम्पल दिए घराड़े, ठीक है? तो वो याद रखो। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण में चीज क्या है? व्यतिकरण का मतलब होता है कि प्रकाश तरंगों का किसी बिंदु पर मिलकर दोबारा क्या है, समान ऊर्जा की तरंगें पैदा करना, क्या कहलाती है? व्यतिकरण। तो क्या कहता है कि किसी स्रोत से प्रकाश तरंगें, कि एक स्रोत है उससे प्रकाश तरंगें किसी बिंदु पर मिलकर, कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो कहाँ मिलेगी? किसी बिंदु पर। तो किसी बिंदु पर मिलकर दोबारा समान ऊर्जा की तरंगें पैदा करना, समान ऊर्जा की तरंगें पैदा करना व्यतिकरण कहलाता है। ये पहले मिलेगी, फिर वहां से दोबारा पैदा होगी और उनकी ऊर्जा क्या होगी? समान होगी और उसी दिशा में होगी, अनुदिश। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण। व्यतिकरण प्रकाश के दो प्रकार के होते हैं, लिखवा रखा है ध्वनि में। एक होता है आपका समांगी व्यतिकरण, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कि आपके पास समांगी का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा होता है तुम्हारे पास विषमांगी, या उसे आप लिख सकते हो हरासी। विषमांगी व्यतिकरण भी कह सकते हो, या इसे आप हरासी का मतलब होता है जहां हरास होता हो, कुछ चीज कम हो जाए, खत्म हो जाए, उसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव। तो दो टाइप के व्यतिकरण होते हैं, ये दोनों के दोनों आप संकेत में दिखाओगे तरंग के रूप में। होता क्या है कि कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? एक प्रकाश की तरंग आ रही है, दूसरी इसके साथ ही यूं आए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरंग का अगर श्रृंग के साथ है, गर्त के साथ है, तो कैसा व्यतिकरण होगा? तो उत्तर क्या लगाना है तुमने? समांगी। और अगर आपके पास एक प्रकाश स्रोत से तरंगें आ रही है, एक तरंग ये है और दूसरी तरंग ये हो जाए, यानी श्रृंग के साथ गर्त और गर्त के साथ क्या हो जाए? श्रृंग, तब आपके पास व्यतिकरण कौन सा होता है? विषमांगी। यही तो क्वेश्चन बनते हैं कि एक माध्यम में एक प्रकाश स्रोत है जिससे आने वाली तरंगें श्रृंग के साथ हो और गर्त के साथ हो, तो बताइए व्यतिकरण क्या कहलाएगा? तो व्यतिकरण क्या कहलाएगा तुम्हारा? समांगी। ठीक है, इसमें आपके आयाम हमेशा बढ़ते हैं। और अगर पूछे कि आपके पास किसी माध्यम में प्रकाश स्रोत से तरंगें आ रही है और जिसमें श्रृंग के साथ तरंग का कौन सा भाग बैठा है? गर्त। अगर श्रृंग के साथ गर्त बैठा है तो आपका व्यतिकरण क्या हो जाएगा? राशि। अब इन दोनों में पूछे जाते हैं कि किस में आयाम बढ़ते हैं और किस में आयाम घटते हैं। तो किस में आयाम बढ़ते हैं, यानी एम्पलीट्यूड हैव टू बी इंक्रीज। तो आयाम बढ़ते किस में? जिसमें चीज एक दूसरे के साथ हो, जिसमें हाथ से हाथ मिला के चले, तो कौन सा आएगा? समांगी। तो इसमें हमेशा आयाम क्या होते हैं? बढ़ते हैं। किस में? समांगी व्यतिकरण में। और अगर पूछे कि किस में आयाम शून्य हो जाते हैं या घट जाते हैं, तो किस में आयाम जो हैं वो आपके घट जाएं और या क्या हो जाएं? शून्य। घट जाएं और या क्या हो सकते हैं? शून्य। तो वो आपके पास कौन सा होगा? विषमांगी, या आप क्या कह सकते हो? ह्रासी, जिसमें ह्रास हो रहा है। ठीक है,
तो आयाम के भी दो क्वेश्चन है। आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, कि इन विच इंटरफ्रेंस एम्पलीट्यूड हैव टू बी इंक्रीज ऑलवेज, कि जिसमें एम्पलीट्यूड हमेशा बढ़ेंगे। कौन से इंटरफ्रेंस में बढ़ेंगे? कंस्ट्रक्टिव में। कि इन विच इंटरफ्रेंस ऑलवेज बी एम्पलीट्यूड मिनिमाइज एंड गोज टू बी जीरो, कि किस में घटते जाएंगे और जीरो हो सकते हैं, तो कौन से में होंगे? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि विच फिनोमेना लीड्स टू बी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समांगी व्यतिकरण के लिए है? ऑप्शन आएंगे श्रृंग तरंग का श्रृंग के साथ, गरत तरंग का गरत के साथ, श्रृंग तरंग का गरत के साथ। ऑप्शन अब बनाएगा नीचे 1 व 2, केवल 1, केवल 2, 1, 2 व 3, ऐसे बनाता है। तो आपने क्या पढ़ना है? श्रृंग श्रृंग के साथ होना चाहिए, गर्त गर्त के साथ होना चाहिए, तब तो क्या है? समांगी। और श्रृंग और गर्त एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं, तब तुम्हारा क्या होगा? विसमांगी। इसके उदाहरण बताओ मुझे, क्या हो सकते हैं? मैंने उदाहरण लिखवा रखे हैं तुम्हें, कि अगर तुमसे पूछ ले व्यतिकरण का उदाहरण क्या हो सकता है, और ये डेली लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है और घरों में देखा जाता है। मियाँ और बीबी दोनों कपड़े धोते हैं, तो यही खेल हमें देखने को मिलता है कि सर्फ के जाग बन रहे हैं, साबुन के जाग बन रहे हैं, उन बुलबुलों पे रंग नजर आते हैं। ठीक है। तो जो अलग अलग रंग दिखते हैं बबल्स पे, उसका कारण कौन सी प्रकाशीय परिघटना है? तो उत्तर क्या याद रखना है तुमने? व्यतिकरण। ऐसे ही कभी देखा होगा पानी पे तेल गिरा दो तो उस पे क्या आते हैं? रंग दिखते हैं। तो जब पानी की सतह पे तेल के बिखरने से जो रंग दिखाई पड़ता है, उसके पीछे भी कौन सी परिघटना होती है? आपकी व्यतिकरण। तो ये दोनों केस याद रखने हैं, कि यानी सोप और डिटर्जेंट बबल, कि सोप और डिटर्जेंट बबल, कि जो साबुन और अपमार्जक के बुलबुले होते हैं उनके ऊपर जो कलर शो होते हैं, कि सोप और डिटर्जेंट बबल शोज कलर, कि जो ये कलर दिखाते हैं किसके कारण दिखाते हैं? कि जो साबुन और अपमार्जक के बुलबुले रंग प्रदर्शित करते हैं कौन सी प्रकाशीय परिघटना के? विच ऑप्टिकल फिनोमेना, कि इनके पीछे कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना होता है? कि विच ऑप्टिकल फिनोमेनोज टू बी एग्जिस्ट, इसमें कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना होता है, कौन सी प्रकाशीय परिघटना होती है? तो आपके पास उत्तर क्या है? इंटरफ्रेंस। तब आप याद रख सकते हो व्यतिकरण। दूसरा केस क्या बताया है? कि ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर सरफेस, कि आपके पास पानी की सतह पर अगर क्या बिखरा पड़ा है? तेल, तो उसमें भी क्या है? कलर विजिबल होते हैं, रंग दिखाई पड़ते हैं, वो रंगीन सतह हो जाती है। तो उसके पीछे भी आपका उत्तर क्या होगा? इंटरफ्रेंस। क्या आएगा? व्यतिकरण। कि जब पानी की सतह पर तेल बिखरा हो तो दिखने वाले रंग की परत जो बनती है वो कौन सी प्रकाशीय परिघटना के कारण बनती है? तो उत्तर क्या होगा तुम्हारा? इंटरफ्रेंस, या आप हिंदी में कह सकते हो व्यतिकरण। तो ये कहानी थी तुम्हारे पास प्रकाश की। प्रकाश की और भी बहुत सारी कहानियां, हमने उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास प्रकाश क्या हो गया? खत्म। तो प्रकाश का विजन खास तो था तुम्हारे पास एक लेंस का, और दूसरा था तुम्हारे पास दर्पण का, और एक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बाकी उससे जुड़ी हुई हमने घटनाएं पढ़ दी है। प्रकाश यहाँ पे आपका क्लोज हो गया है। एक प्रकाश की चीज और लिख लो, बता ही देता हूं कि ध्रुवीकरण क्या चीज होती है। पोलराइजेशन, ये भी लिखवा ही देता हूं। ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन, कि प्रकाश किसी भी स्रोत से आता है वो कैसा होता है? सूर्य से प्रकाश जो हमें प्राप्त होता है कैसा होता है? कि सूर्य से मिलने वाला प्रकाश होता है। तो क्या जवाब दोगे? कि जो सूर्य से तुम्हें प्रकाश मिल रहा है वो कैसा प्रकाश है? कि सूर्य से प्राप्त प्रकाश, कि सूर्य से जो प्राप्त प्रकाश है वो आप नंगी आंख से नहीं देख सकते। उसके सामने, सूरज के सामने कितनी देर देखोगे? नहीं देख सकते। तो अब सूरज के सामने देखना है तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो सूरज से जो प्रकाश तुम्हें मिल रहा है वो आपका कैसा प्रकाश है? अध्रुवीकृत। अध्रुवीकृत का मतलब होता है नॉन पोलराइज्ड।
कि जो आपके पास सनलाइट होती है वो आपकी किस तरह की लाइट है, तो वो आपकी कैसी है, नॉन पोलराइज्ड है। अब नॉन पोलराइज्ड है तो इसका मतलब क्या है कि यानी जिससे तरंगें जो जाती है उससे जो कण कंपित होते हैं माध्यम के, वो हर दिशा में होते हैं, चारों दिशा में कंपन करती है कणों को, तो इसलिए आपके पास प्रकाश कैसा होता है, अध्रुवीय। अब जैसे तुम 3D मूवी देखने चले जाओ, 3D में मूवी देख रहे हो तो तुम जब तक चश्मा नहीं लगाओगे तुम्हें पिक्चर दिखाई नहीं देगी, 3D का एनिमेशन तुम आनंद नहीं ले सकते। तो 3D का आनंद लेने के लिए क्या लगाए जाते हैं, स्पेशल गॉगल्स। और वो गॉगल्स कौन से होते हैं, पोलेरॉइड्स के बने होते हैं। तो वो क्या घटना को पैदा करता है, पोलराइजेशन पैदा करता है, कि जो आने वाला प्रकाश है वो ध्रुवीकृत कर रहा है, ध्रुवीकृत करके दिखाता है तुम्हें कि भाई ये है, तब आपको वो एनिमेशन दिखती है, वो घटना दिखती है। तो वो घटना कब दिखी आपको, जब आपने क्या किया, प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो सूर्य का प्रकाश, किसी स्रोत से प्रकाश आ रहा है तो वो आपके पास कैसे प्रकाश होते हैं, अध्रुवीकृत। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि अध्रुवीकृत प्रकाश को, कि जो आपके पास अध्रुवीकृत प्रकाश है, अध्रुवीकृत प्रकाश को ध्रुवीकृत करने के लिए, अध्रुवीकृत प्रकाश को ध्रुवीकृत करने के लिए उपकरण, कि जो ध्रुवीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका किसका प्रयोग किया जाता है भाई, कि आपने फोटो खींचने आसमान में, तो फोटो खींचते हो तो सिंपल कैमरे से फोटो नहीं खींचे जा सकते, इसलिए फोटोग्राफर जो होते हैं वो लंबे लंबे सी या पाइप सी लगा लेते हैं और फिर फोटो क्लिक करते हैं। तो वो जो लंबी सी पाइप होती है कैमरे के साथ जुड़ी होती है, वो यही चीज होती है जो हम लिखना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि जब खुला आसमान है तो उससे जो प्रकाश आ रहा है वस्तु से टकरा के सूर्य का, वो कैसा प्रकाश है, अध्रुवीकृत है। तुम उसको बिल्कुल फोकस करना चाहते हो और उस ऑब्जेक्ट का क्लियर पिक्चर लेना चाहते हो, तो तुमने कौन सी घटना पैदा करनी है, अध्रुवीकृत से ध्रुवीकृत, यानी नॉन पोलराइज को पोलराइज करना है। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पोलेरॉइड्स। किस चीज का प्रयोग होता है, पोलेरॉइड्स का। कि पोलेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, प्रकाश को ध्रुवीकृत करने के लिए। यह बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो 3D मूवी देखने के लिए गॉगल्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो इसी के बने होते हैं कि जो आपके पास 3D मूवी एनिमेशन करना है, तो 3D चलचित्र के लिए, 3D चलचित्र की घटना का आनंद लेने के लिए, कि अगर उस घटना का आप आनंद लेना चाहते हो तो हम किस गॉगल्स का प्रयोग करते हैं, यानी के लिए चश्मे प्रयोग होते हैं कौन से, तो वो चश्मे कौन से प्रयोग होते हैं, आपके पोलेरॉइड्स के होते हैं। खुले आसमान में बादलों के, पंछी के, वायुयान के, पतंग के या किसी अन्य उड़ती हुई वस्तु का अगर फोटो लेना हो, चित्र लेना हो, तो किसकी सहायता से लिया जाता है, पोलेरॉइड से। ठीक है, ये भी लिख लो कि खुले आसमान में कोई भी चित्र लेना चाहता है, कि आसमान से चित्र लेने के लिए, कि आसमान से अगर चित्र लेने हैं तो हम चित्र लेने के लिए कैमरे के साथ प्रयोग किया जाता है किसको, तो कैमरे के लेंस के आगे जो चीज लगी होती है वो क्या लगी होती है, पोलेरॉइड्स लगे होते हैं। लिखा जाता है कि पोलेरॉइड्स। ठीक है, कि अगर हमें बढ़िया फोटोग्राफ्स पैदा करने हैं खुले आसमान से, बादलों के, उड़ते हुए पंछियों के हो, वायुयान के हो, या किसी कोई अनदर यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के हों, तो हम किससे यूज करेंगे, ऑलवेज पोलेरॉइड लेंस का यूज करते हैं। तो पोलेरॉइड आपके पास कौन सा काम करते हैं, बस एक ही पॉइंट याद रखना है, अध्रुवीकृत प्रकाश को क्या कर देते हैं, ध्रुवीकृत कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आता है, लिख लो एक, कि रसायन विज्ञान में, कि अगर रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए, कि रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं होती है, प्रयोगशालाओं के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है, कि प्रयोगशालाओं के लिए कौन सा उपकरण
जो प्रकाश को ध्रुवीकृत करता है, कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो वहां पर प्रकाश को ध्रुवीकृत करता है। यह भी तगड़ा क्वेश्चन है कि वहां पे भी हम प्रकाश को पोलराइज करके पास करते हैं कि विच इंस्ट्रूमेंट विच पोलराइज लाइट इन केमिकल साइंस लेबोरेटरीज, कि जो आपके पास रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती है उनमें ऐसा कौन सा उपकरण है जो प्रकाश को ध्रुवीकृत करता है, तो उसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। याद रखना कि विच इज कॉल्ड बी निकोल प्रिज्म, उसका नाम है निकोल प्रिज्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि रसायन विज्ञान में जो ध्रुवीकृत प्रकाश लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है, लिख लेना कि प्रकाश ध्रुवीकृत क्यों किया जाता है। प्रकाश को विलयन से गुजार कर, प्रकाश को विलयन से गुजार कर, कि प्रकाश को हम विलयन से गुजार कर उसके समावयव का पता करना, उसके समावयव व प्रकाश प्रकृति का पता करना, कि एक तो उसकी प्रकाश प्रकृति का पता करना है और प्रकाश प्रकृति से क्या पैदा होते हैं, समावयव। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रकाश ध्रुवीकृत हुआ है तो उसको कहाँ से गुजारा जाता है, विलयन से गुजार कर उसके समावयव व उसकी प्रकाश प्रकृति का क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, लेखा जोखा पता किया जाता है। जैसे क्या है, प्रकाश जब कभी गुजारा जाता है तो मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है, इसको जैसे ही आप लोग कहाँ से गुजारोगे, निकोल प्रिज्म से गुजारोगे। निकोल प्रिज्म से जैसे ही गुजरेगा तो ये प्रकाश पहले क्या है, यूं है, हर दिशा में जा रहा है, हर दिशा में जा रहा है, तो कैसा प्रकाश है ये, अध्रुवीकृत। जैसे इससे गुजरेगा तो इसकी दिशा निश्चित हो जाएगी, यानी कणों को एक निश्चित दिशा में कंपन करेगा, ऊपर और कहाँ, नीचे, तो इसकी दिशा निश्चित हो गई। पहले दिशा निश्चित नहीं थी, अब दिशा क्या हो चुकी है, निश्चित। तो ये प्रकाश कैसा पैदा हुआ, ध्रुवीकृत। जैसे इसको तुम विलयन से गुजारोगे, मान लो यहां तुमने चीनी का विलयन रख दिया, ये चीनी का बड़ा विलयन पड़ा डब्बा, चाशनी, और जैसे इससे प्रकाश जाएगा तो इसको प्राप्त कहां किया जाता है, इस प्रकाश को प्राप्त किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है पोलैरिमीटर। जैसे प्रकाश इस पे आएगा तो पहले कैसे चल रहा है, सीधा, तो जैसे इस पे आएगा सुई क्या हो जाएगी, अपना एंगल बदल लेगी। अब जो मैंने सुई रख रखी है वो 0 डिग्री पे है, या तो ये सुई कहां हो जाएगी, घड़ी की दिशा में, या क्या हो जाएगी, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घूम जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये विलयन इस प्रकाश को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो इससे हमें कौन सी प्रकृति पता चली, प्रकाशीय प्रकृति, यानी ऑप्टिकल नेचर पता चला है, किसका, विलयन का। दूसरा उससे क्या चीज पैदा होगी, समावयव, यानी आइसोमर। कैसे, अगर वो कहां घुमाती है इसको, सीधी दिशा, मतलब राइट हैंड, मतलब क्लॉकवाइज घुमाती है, तब इसका नाम रखा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब ये उल्टा घुमा दे तब इसका नाम रखा जाता है लेवो रोटेटरी। यानी डेक्स्ट्रो को लिखा जाता है डी से और लेवो को लिखा जाता है किससे, एल से। तो यही क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास कि चीनी के विलयन से अगर हम ध्रुवीकृत प्रकाश गुजार कर पोलैरीमीटर पे प्राप्त करें, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, याद रखना, पोलैरीमीटर। कि अगर चीनी के विलयन से ध्रुवीकृत प्रकाश गुजार कर पोलैरीमीटर पर प्राप्त करें तो वो प्रदर्शित करती है कैसा गुण, तो ऋणात्मक गुण प्रदर्शित करती है। याद रखना कि चीनी जैसे इससे गुजारेंगे तो प्रकाश आ रहा था तो ये सुई ऐसे हो जाएगी, यानी कौन सी दिशा में घूम जाएगी सुई आपकी, वामवर्ती। वामवर्ती का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो चीनी पोलैरीमीटर पर कैसा गुण प्रदर्शित करती है, तो ऋणात्मक। क्या याद रखना है, ऋणात्मक। ठीक है, चीनी का याद रखना। इसीलिए जिस चीनी को तुम खाते हो नेगेटिव एंगल दिखाती है किस पे, पोलैरीमीटर, इसलिए चीनी को क्या बोला जाता है, लेवो रोटेटरी बोला जाता है। और चीनी को जब लेवो रोटेटरी बोला जाता है तो चीनी का नाम क्या रखा जाता है, इन्वर्ट शुगर। ठीक है, क्योंकि चीनी के अंदर जो ग्लूकोज और क्या होते हैं, फ्रुक्टोज, दोनों के पास खेल है। एक होता है लेफ्ट हैंडेड और एक क्या होता है, राइट हैंडेड। तो दोनों को मिला के जब रिजल्ट बचता है तो क्या बचता है, नेगेटिव बचता है। नेगेटिव बचता है तो क्या बचता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक बचता है तो इसलिए चीनी को नाम क्या दिया जाता है,
इनवर्ट शुगर। लिख लो, ये काम आएगी कि जो गन्ना शर्करा होती है उसे प्रकाश प्रकृति में कहा जाता है क्या? कि गन्ना शर्करा को प्रकाश प्रकृति में कहा जाता है क्या? कि गन्ना शर्करा को प्रकाश प्रकृति में कहा जाता है क्या? यानी कैन शुगर एज पर ऑप्टिकल नेचर कॉल्ड बी। कि अगर हम गन्ना शर्करा को प्रकाश की प्रकृति की नजरों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? इंग्लिश में बोला जाता है इनवर्ट शुगर। याद रखना, इनवर्ट शुगर। और हिंदी में कहा जाता है इसको इक्सु शर्करा। कि हिंदी में जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है इक्सु शर्करा, और इंग्लिश में नाम क्या रखा जाता है इसका? इनवर्ट शुगर। इनवर्ट का मतलब है ऋणात्मक प्रकृति दर्शाना। ऋणात्मक प्रकृति का पता कौन से इंस्ट्रूमेंट उपकरण से चलता है? पोलैरीमीटर से। ठीक है, पोलैरीमीटर पे इसका घुमाव कौन सी दिशा में होता है? वामवर्ती। वामवर्ती का मतलब कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे डीएनए और आरएनए होते हैं, कभी पढ़ के देखना। ठीक है, ये खेल बड़ा लंबा चौड़ा है, इतना ही याद रख लेना तुम काफी है कि जो हम रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में अगर उपकरण प्रयोग करते हैं ध्रुवीकृत करने के लिए, तो उत्तर क्या है? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जिस प्रकाश को लेके आता है वो प्रकाश कैसा होता है? ध्रुवीकृत। विलियम से गुजार के इसको प्राप्त कहाँ किया जाता है? एक उपकरण है जिसका नाम है पोलैरीमीटर। और इस पोलैरीमीटर के लिए एक ही उत्तर याद रखना है, कौन सा? चीनी वाला। कि जो गन्ना शर्करा होती है उसका गुण कैसा होता है? कैसा होता है? इक्सु शर्करा का रूप होता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना।